हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग जोया। चलिए आ जाइए सभी लोग और इसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। कल भी क्लास नहीं हुई। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि इवनिंग हम लोग आफ्टरनून 3 PM लेंगे, लेकिन नहीं हो पाई क्लास। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए आ जाइए सभी लोग, गेट बंद कर देना। चलिए तो कैमरा हमको ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं सही नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ब्लैक में आज मेरे पास ग्रीन शीट नहीं है। मैं लखनऊ आया हूँ, है ना, इसलिए कल क्लास ऑफ थी आप लोगों की। ओके, देखते हैं अगर दिखता है तो कैमरा ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ कर देंगे। वॉइस वीडियो पीपीटी सभी को क्लियर है। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिएगा कि वॉइस वीडियो पीपीटी आप सबको क्लियर है। गुड मॉर्निंग विपिन, गुड मॉर्निंग करिश्मा। पूजा, हाँ हो सकता है कल से तो नहीं। थोड़ा 2 मिनट वेट करिएगा। गुड मॉर्निंग कोमल। गुड मॉर्निंग मुनिया। मुझे आप लोगों के चैट मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं। सॉरी, जुकाम भी हो गया है ना। चलिए, टाइम के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ओके, तो आज हम लोगों को पढ़ना है एवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास। ओके, चलिए अब शो होने लगा आप सब लोगों को। एक बार सभी लोग थम्स अप दीजिए तो मैं अपना चेक कर लूं कि मेरे पास आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं या नहीं। ओके, एक बार थम्स अप दीजिए सभी लोग। यस, ओके, आने लगे। राधे राधे गुड्डू। तो आज हम लोगों को देखना है लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। गुड मॉर्निंग निर्मला।
अभी तक हम लोगों ने लोक प्रशासन के बारे में समझा था, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने के लिए क्या संस्थाएं और क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसा प्रशासन होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ की लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे हुआ और कौन कौन से थिंकर किस चरण से बिलोंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ल्स जियावोनेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला अपना रिसर्च पेपर लिखा। तो इनका जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था, प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, 1812 में 1812 में लिखा था। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला रिसर्च पेपर किसका है, तो चार्ल्स जियावोनेन का रहा है, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास के बारे में बात की है। ओके, यहाँ तक चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये सही कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पवेल। ओके, ये प्रिंसिपल द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 1812 में। ओके, याद रखिएगा। तो इन्होंने अपनी फील्ड में एक सिस्टमैटिक वे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है, व्यवस्थित रूप से चर्चा की है, वैचारिक अध्ययन भी किया है और अपने विचार भी थे, जिनके वो आइडिया थे वो भी साझा किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर रही हैं। उसके बाद आते हैं वुड्रो विल्सन, जिन्होंने अपने द स्टडी ऑफ 1887 में प्रशासन अर्थात द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अपनी चर्चा की है। इनका एक ऐसे रहा है जिसमें उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा की शुरुआत की है। ओके, इन्होंने प्रशासन का विज्ञान कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये चीज हमको याद रखना है और इनमें थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों ने कैमरल बाद भी सुना होगा, कई ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। ओके, तो इन्हें हमें चर्चा नहीं करना है। जैसे एक हैमिल्टन आता है, द फेडरेशन फेडरलिस्ट पेपर्स में पहली बार इसकी बात करता है। ओके, ऐसे ही वुड्रो विल्सन भी कहते हैं, जो हमने आपको बताया था कि संविधान बनाना सरल है, अब तो चलाना बहुत कठिन है। ओके, ये वुड्रो विल्सन का कथन है, जो हम लोग लास्ट में भी देखेंगे और हम लोगों ने उस दिन भी देखा था जब हम लोगों ने पहली क्लास की थी, राइट। तो इन्होंने जो उद्भव विकास के चरण हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो पहले चरण में क्या होता है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, अर्थात राजनीति एवं प्रशासन में द्विविभाजन के बारे में बात होती है। तो इसमें क्या है कि इनमें कई ऐसे थिंकर हैं, जैसे फ्रैंक जे गुडनाउ, लियोनार्ड एंड डी व्हाइट। इन लोगों ने इसमें चर्चा की है कि भाई प्रशासन क्या होना चाहिए। इसमें इतना याद रखिएगा, जो पहला चरण है इनका सिर्फ मूलभूत विषय पर चर्चा की है, जो फंडामेंटल इनका सब्जेक्ट रहा है उस पर इन्होंने चर्चा की है। बस इतना आपको याद रखना है। ओके, ऐसा ही वुड्रो विल्सन को प्रशासन का पिता कहा जाता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन का फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो याद रखिएगा वुड्रो विल्सन ये रहे। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, नोट हो जाए तो उसके बाद थम्स अप लीजिएगा। और लोक प्रशासन की जो पहली रचना रही है, पहली पुस्तक रही है, फर्स्ट पुस्तक, तो याद रख लीजिएगा, उसका नाम है, जो एल.डी. व्हाइट ने लिखी थी, एल.डी. व्हाइट। तो पेपर, रिसर्च पेपर एंड बुक दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ये पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हमने शॉर्ट में रख दिया पबैड। ओके, यहां तक याद रखिएगा। तो विल्सन को प्रशासन का एक पिता माना गया है, वुड्रो विल्सन को। ओके, इसमें यही चीजें आपको याद रखनी है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकेंड पॉइंट। दूसरा विकास का जो सेकंड चरण था वो क्या था? प्रशासनिक सिद्धांतों की निर्माण काल, अर्थात इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें प्रशासनिक सिद्धांत थ्योरीज बनाई गई। थ्योरी बनाई गई तो उन थ्योरियों के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग विकास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे FW डिक्स की है, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये सारे अप्रोच भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस चरण में लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया। पहले लोक प्रशासन को विषय माना जा रहा था, अब इसमें विज्ञान माना जाता है। ओके, तो इसमें कई थिंकर आते हैं और इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। जैसे FW बिलोवी है ना, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फोर्ड, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, लूथर गलिक एंड अर्विक, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैरी पार्कर फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मोने एंड रेले, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पुस्तक देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना आपको यहाँ पढ़ाया उतना पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सिर्फ इसमें पुस्तक के नाम आपको याद रखने हैं और कुछ थ्योरी है वो आपको याद रखनी है, बस, और कुछ नहीं करना। और ये जो हम 5 चरण आपको बताएंगे तो इनकी डेट भी आप याद रखिएगा। ओके, जब हम लोग क्वेश्चन यूनिट 9 चल रहा है साक्षी, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, ओके। तो अब इसमें बात आती है, ये मेरा मोबाइल तो हाँ। तो FW टेलर का, FW टेलर का सबसे पहला जो काम रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन्होंने दी है, एक नए दृष्टिकोण में, एक विज्ञान के रूप में इन्होंने समझा है। अगर आप लोगों ने वैज्ञानिक सिद्धांत कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मास्टर्स में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि भाई FW टेलर ने, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बताया है कि हर एक फील्ड में, हर एक फैक्ट्री में जो काम होते हैं वो एक वैज्ञानिक तरीके से होते हैं, हर एक व्यक्ति को अलग अलग सौंपे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे ही पोस्ट कॉर्प के बारे में पढ़ेंगे, जो 1937 में ये एक लूथर गलिक एंड अर्विक ने दिया था, और इसे 7 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पोस्ट कॉर्प भी कहा जाता है। तो पोस्ट कॉर्प पूछ लेते हैं किसने दिया, और इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, किस अल्फाबेट का मतलब क्या है। ओके, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? फोटो हटा देते हैं, ओके, कैमरा हटा देते हैं। क्या है कि दिख नहीं रहा है ना, राइट? चलिए, अब तो दिखने लगा। चलिए, तो यहाँ पोस्ट कॉर्प का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, किस अल्फाबेट का मतलब क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्ड स्टेज, एरा ऑफ चैलेंजिंग। ये चुनौतियों का युग था। अब कोई कहता था कि भाई विज्ञान है, कोई कहता था विषय है, कोई कहता था कला है, तो आखिर है क्या, इस चीज के बारे में यहाँ डिस्कस होता है। क्योंकि यहाँ एक आदर्श प्रकार का नौकरशाही आता है जो मैक्स वेबर लाते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग एरा था और चुनौती का युग था। तो आपको डेट याद रखना है, 1938 से 1947 तक ये चलता है। चेस्टर बर्नार्ड आते हैं, इनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। रॉबर्ट डहल आते हैं, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थ्री प्रॉब्लम कौन कौन सी, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। हर्बर्ट साइमन, द प्रोवर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इनकी पुस्तक रहेंगी। ओके, तो मैक्स वीवर जो पहले सिद्धांतकार थे जिन्होंने लोक प्रशासन की अवधारणाओं और सिद्धांतों को सिद्धांतबद्ध किया है और इसकी व्यवहारिक प्रयोज्यता का प्रदर्शन भी किया है इन्होंने। और आदर्शवाद का नौकरशाही
जो एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी क्या है, किसने दी है, आप लोगों ने मास्टर्स में ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये किसने दी, ये आपको याद रखना है, मैक्स वेबर ने, है ना, राइट। नौकरशाही के साथ उनके योगदान को परिभाषित किया कि कैसे प्रशासनिक कार्य मूल तटस्थ एवं अमानवीय हो सकते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई मानवीय होना चाहिए, क्योंकि अब द्वंद्व दोनों में पैदा हो जाता है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में और एक आदर्शवादी नौकरशाही में। क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो व्यक्ति को मशीन समझता है, और जो आदर्श नौकरशाही है वो व्यक्ति को व्यक्ति समझती है। तो यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि तीन जो विकास के चरण है वो कितने टाइम पीरियड तक चलते हैं और कौन कौन से हैं और कैसे सीक्वेंस में आते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और कौन सा थिंकर किस युग से संबंधित है, किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ओके। विश्व युद्धों के बाद राजनीति का द्विविभाजन होता है और प्रशासन निशाने पर आ गया है। विश्व युद्ध में क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर होते हैं तो राजनीति का द्विविभाजन और प्रशासन निशाने पर आ जाते हैं और तब बहुत चैलेंज आते हैं। इसलिए 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य की राजनीतिक एवं प्रशासन द्विविभाजन को चुनौती दी जाती है, और हर्बर्ट साइमन प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहकर आलोचना करते हैं। इसे तार्किक प्रत्यक्षवाद के आदर्शों के साथ लोक प्रशासन कहा जाता है। तो हर्बर्ट साइमन ने, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस थिंकर ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा है, ओके। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा है, ओके। सॉरी, यहां तक याद रहेगा। यहां तक क्लियर सभी को, ओके, वेरी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसी टाइम पीरियड में 1920 के दशक में, प्रारंभ में 1930 के दशक में उत्तराखंड एल्टन मेयो आते हैं, जो हॉथॉर्न प्रयोगों का उपयोग करते हैं। और इसमें मानवीय हॉथॉर्न प्रयोग जब हम लोग पढ़ेंगे एल्टन मेयो के, तब वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। समूहों में प्रोत्साहन क्या होता है, मतलब मोटिवेशन कैसे किया जाए लोगों को, है ना। और व्यवहार के बारे में कई प्रचलित विचारों को चुनौती भी दी जाती है, उनके बारे में भी बताते हैं। ऐसे ही रॉबर्ट डहल आते हैं, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम में। वो लोक प्रशासन तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब तक तुलनात्मक लोक प्रशासन ना हो। अब ये बात करते हैं, रॉबर्ट डहल अपनी इस पुस्तक में 3 प्रॉब्लम में तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन ठीक है, हमने मान लिया सब कुछ है, लेकिन वैज्ञानिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम किसी अन्य देश के प्रशासन से एक तुलना ना करें, ओके। जब तक तुलना नहीं होगी तब तक लोक प्रशासन एक वैज्ञानिक है ही नहीं। नहीं तो वो है कि भाई हमने अपने लिए अपने अनुसार नियम बना लिए हैं, राइट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब आता है फोर्थ चरण, पहचान एवं संकट का चरण। अब लोक प्रशासन को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था, पीरियड ऑफ आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, पहचान भी बहुत खराब होती जा रही। तो 1948 और 1970 तक ये चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये नए राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके थे, स्वतंत्र हो रहे थे, और इस विकास के लिए लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में बदलाव भी लाया आ रहा था और तुलनात्मक परिस्थिति विकास के लिए जिम्मेदार था। अब भाई नए देश आएंगे तो उनका भी प्रशासन होगा। अब उन्हें प्रशासन कैसा करना है, उनका लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, अब ये उनकी कल्चर एवं उनके एक एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कैसा होगा प्रशासन, राइट। तो इसीलिए जब हमने आपको एक बार पढ़ाया था एफ.डब्ल्यू. रिक्स का इकोलॉजिकल अप्रोच, जब हम लोग अप्रोच पढ़ेंगे अवधारणाएं तो वहां भी देखेंगे कि परिस्थितिकी अप्रोच में क्या होता है कि चाइना और फिलीपींस के बारे में अध्ययन किया जाता है कि भाई ये कैसे बड़े हुए हैं देश, ओके। प्रिज्मेटिक थ्योरी, प्रिज्मेटिक मॉडल भी कहा जाता है इसे, उसे हम लोग देखेंगे। जब मैंने आपको बताया था ऐसा प्रिज्म होता है जहाँ से ऐसे जाते हैं और ऐसे ऐसे अलग हो जाते हैं सारे कलर, सूरज की रोशनी एक साइड से जाती है और यहाँ हमको 7 कलर में अलग अलग दिखाई देती है, राइट। क्लास 10th 11 एंड 12 में आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल भी किए होंगे,
राइट। तो यहाँ पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो भी स्वतंत्र हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वहाँ भी अब अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। और प्रशासन को देखते हैं कि भाई उनका प्रशासन अलग होता है, हमारा अलग, तो कैसे क्या है। ओके, लोक प्रशासन के अध्ययन में विकास प्रशासन के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की जाती है। अब लास्ट आता है आपका नवीन लोक प्रशासन। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है 1971 से जारी होता है और अभी तक चलता रहता है। इसमें क्या होता है सॉरी, इसमें अब नए नए नियम आते हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, पब्लिक पॉलिसी में जनता की भी सुनी जाती है ना। और एक कुछ काम ऐसे होते हैं जो जनता के सामने रखे जाते हैं और पारदर्शिता बढ़ जाती है ना। एक ट्रांसपेरेंसी हो जाती है कि भाई अब जनता भी इन्वॉल्व होगी गवर्नमेंट में, प्रशासन में, कि उसकी भी सलाह मानी जाएगी। राइट। तो इस चरण में लोक नीति विश्लेषण का सरोकार होता है। यस यस सच। लोक प्रशासन के विद्वान नीति विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति निर्माण एवं नीति विश्लेषण के विषय में भी रुचि दिखाते हैं। वहाँ भी इनका इंटरेस्ट होता है कि भाई अब हर जगह ये लोग काम करते हैं। ऐसे डॉल वालों ने कहा है कि भाई राजनीति और प्रशासन के बीच टकराव एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। ओके, क्यों बन चुका है ये चीज भी आपको याद रखना है। राजनीति, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि किस थिंकर ने कहा है कि राजनीति और प्रशासन के बीच बंटवारा एक घिसा पिटा मंच बन चुका है, क्योंकि अब कोई अंतर समझ में ही नहीं आता है क्या राजनीति है क्या प्रशासन है। राइट, तो ये चीज याद रखिएगा। लाल फीताशाही नौकरशाही में आता है, पढ़ेंगे गुड्डू, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, है ना। और मिनोब्रुक सम्मेलन सेकेंड, ऐसे मिनोब्रुक सम्मेलन थर्ड आता है 2008 में हुआ था। तो इन सम्मेलनों में क्या होता है कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक मूल उन्मुख एवं जवाबदेही, पारदर्शिता, सार्वजनिक हितों के बारे में, सामाजिक इक्वालिटी, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। मिनोब्रुक 2 में 1988 में जो होता है वो नया सार्वजनिक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैसा होगा, हमने आपको बताया था उस दिन, थोड़ा हमने आपको इंट्रो दिया था कि जिसमें आउटसोर्सिंग पर जॉब मिलेगी, है ना, प्राइवेट रहेगा, कुछ चीजें जिससे काम स्पीड में हो। ओके, यहाँ हम लोग देख लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसमें संगठनात्मक सुधार अर्थात संरचनाओं को सरल बनाना, पदानुक्रम को समतल करना, नागरिकों का सशक्तिकरण, यानी नागरिकों को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय ग्राहकों के रूप में पहचानना। ओके, अब जो जनता होंगी, जो सिटीजन होंगे, वो कैसे होंगे, पैसिव नहीं होंगे, वो एक्टिव होंगे। राइट, कि भाई सॉरी, वो भी क्या करेंगे, अब वो एक्टिव होंगे और सरकार को सलाह भी दे सकते हैं और सरकार उनसे सलाह भी ले सकती है, पॉलिसी के निर्माण में उनके योगदान ले सकती है। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन को स्वायत्तता, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, उनको ऑटोनॉमी, मतलब वो स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकें, है ना। प्रदर्शन माप तकनीकों एवं संकेतकों का प्रबंधन होता है ना। तो मेजरमेंट के लिए टेक्निक्स अप्लाई करना, उनके प्रबंधन करना, सार्वजनिक क्षेत्र में लागत में कटौती, न्यू राइट दर्शन से प्रेरित होते हैं ये न्यू राइट जो फिलॉसफी है उससे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में लागत में कटौती, जितनी भी लागत है उससे थोड़ी कटौती करते हैं कि भाई जिससे कि विकास कम से कम में किया जा सके। ऐसे ही सेवाओं के वितरण का उपयोगकर्ता एवं भुगतान आधार, अब जो आप सेवा लेंगे उससे उपयोगकर्ता खुद भुगतान करेगा, है ना। आउटसोर्सिंग एवं सेवाओं के बाहर अनुबंध, आउटसोर्सिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। साक्षी, मैनेजमेंट प्रबंधन होता है। अब जैसे मान लीजिएगा मैनेजमेंट क्या होता है, एक सिंपल तरीके से आपके घर को, घर की सारी व्यवस्थाएं कौन चलाता है, घर को मैनेज कौन करता है कि क्या आना है क्या बनना है, किस त्योहार पर क्या आएगा, प्रबंधन होता है, मैनेज किया जाता है कैसे ना कैसे, वही तो है मैनेजमेंट। ओके,
ऐसे ही शासन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। तो अब एक के हाथ में ही सब कुछ नहीं है, अब हर क्षेत्र में अलग अलग शक्तियां अलग अलग लोगों के पास है। ओके, चलिए। ऐसे ही एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उत्तराधिकारी डिजिटल युग शासन है। इसमें डिजिटल आज के टाइम पे क्या है, सॉरी। तो आज के टाइम पे क्या है, आज आपको अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाना होता है तो क्या डायरेक्ट आप तहसीलदार के पास पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। अब तहसीलदार का आधे से ज्यादा काम कैसे होता है, डिजिटल होता है। आप जाइए लोकवाणी केंद्र पर, वहां अप्लाई कीजिए और जो तहसीलदार होगा वो ऑनलाइन ही अपने साइन कर देगा, वेरीफाई कर देगा, तुरंत मिल जाएगा। अब ये नहीं कि डायरेक्ट उसी के पास पहुंच जाए, क्योंकि उनके पास बहुत काम होते हैं। तो उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया और थोड़ा डिजिटल भी कर दिया है कि भाई अब घर बैठे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वैश्वीकरण और राज्य की रोलिंग बैक ने सार्वजनिक प्रशासन को अधिक सक्रिय और सहयोगी बना दिया है। यानी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में नागरिक समाज जैसे एनजीओ भी आ गए हैं और बाजार यानी निजी क्षेत्र की मदद का भी स्वागत किया जाता है। तो कई चीजें अब बढ़ गई हैं। अब ये नहीं कि हर चीज गवर्नमेंट ही करे, राइट। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना होगा, गवर्नमेंट तो बनाती है लेकिन कोई प्राइवेट एजेंसी उस पर काम करती है, राइट। लेकिन वेरीफाई क्या कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। प्रोसेस कौन करवाता है, एक प्राइवेट एजेंसी करवाती है, राइट। होता है कि नहीं होता है? जैसे पैन कार्ड है, प्राइवेट एजेंसी होती है लेकिन काम गवर्नमेंट कराती है। एनडीए, एलएस ना, कई सारी प्राइवेट कंपनी है। यस, ग्राहक केंद्र, कहीं कहीं ग्राहक केंद्र, कहीं कहीं जन सुविधा केंद्र, कहीं लोकवाणी भी कहा जाता है इसे। जब हम लोग यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे कौन सी योजनाएं चलाई हैं गवर्नमेंट ने। ओके, यस यस, चलिए। तो वुड्रो विल्सन का कहना है कि एक संविधान की रचना करने से ज्यादा मुश्किल है उसे चलाना। ओके, ये पिछली बार आया था, इसके पिछली बार आया था। ओके, चलिए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक सभी का क्लियर है? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं अप्रोच, अर्थात दृष्टिकोण या अवधारणाएं क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ओके, जैसा कि पहला आपको अप्रोच दिख रहा होगा, संस्थागत दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या है, ये किसके बारे में बात करता है, और ये इसे हम क्यों पढ़ते हैं, ओके, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन के अध्ययन में कई सारे दृष्टिकोण रहे हैं, कई सारे उपागम भी रहे हैं। जैसे कि दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कीस पद्धति, ये सारे दृष्टिकोण यहाँ रहे हैं। लेकिन लोक प्रशासन में अध्ययन की दृष्टि से हम लोग जो देखेंगे उपागम, वो कौन से देखेंगे, अध्ययन, इनको हमें नहीं देखना है। ओके,
लेकिन इनमें भी थोड़ा हम लोग देख लेंगे। जैसे दार्शनिक, बस यहाँ समझ लेंगे, नोट करना हो नोट भी कर सकते हैं। दार्शनिक उपागम जो फिलोसफिकल अप्रोच है, इसमें हम लोग देखते हैं जैसे प्लेटो की द रिपब्लिक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इस दृष्टिकोण में हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या है उस पर केंद्रित नहीं होते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए पर केंद्रित होते हैं इसके थिंकर। जैसे प्लेटो प्लेटो कहते थे एक आदर्श राज्य होना चाहिए। दीरप लेवियाथन, हॉब्स का, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ये सब चीजें। तो ये लोग कहते थे होना चाहिए, कैसा आदर्श राज्य होगा, कैसा दार्शनिक राजा होगा, ये सारी चीजें बताते थे, राइट। ऐसे ही अब यहाँ से एक पूछ लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दार्शनिक उपागम महाभारत में किस अध्याय से लिया गया है, महाभारत का कौन सा पर्व है। तो महाभारत के शांति पर्व से इसे माना जाता है। कौन सा पर्व? शांति पर्व। ओके। ऐसे ही आता है कानूनी उपागम। कानूनी उपागम में क्या माना जाता है कि इस दृष्टिकोण में सबसे बड़े समर्थक जो हैं फ्रैंक जे गुडनाव हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, फ्रैंक जे गुडनाव। ओके, इसमें सिर्फ न्यायवादी दृष्टिकोण रखा जाता है कि यह मुक्त व्यापार के युग में अस्तित्व में आता है और यह राज्य की भूमिका सीमित एवं सरल कर देता है। अब कानून यहाँ अप्लाई होने लगते हैं। ऐसे ही एशिया ऐतिहासिक एल डी व्हाइट आते हैं, जो जिनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे ऐतिहासिक में दी फेडरलिस्ट है, दी रिपब्लिकन एरा है, तो कई सारी हैं। आप लोगों को यहाँ कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है एल डी व्हाइट। ऐसे ही केस पद्धति में ड्वाइट बाल्डो आते हैं, जो केस पद्धति एवं लोक प्रशासन के अध्ययन को अध्यापन का एक स्थायी अंग होने जा रहा मानते हैं। ओके, तो यहाँ अब हम लोग जो पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, मतलब लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण से जो चीजें हम लोग देखेंगे वो क्या रहेंगी? एक संरचनात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक दृष्टिकोण, नंबर 2 मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशन, और नंबर 3 है आपका बिहेवियरलिज्म, अर्थात व्यवहार संबंधी उपागम। ओके, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। और ऐसे ही तुलनात्मक उपागम है, पर्यावरणीय अर्थात परिस्थितिकीय उपागम है, विकास उपागम है, लोक चयन उपागम है, ये सारे यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है हम लोगों का संस्थागत दृष्टिकोण। ओके, ऐतिहासिक में कौन से? सिर्फ इतना एल डी व्हाइट अकेले हैं बस। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बुद्ध विपिन हमने आपको सिर्फ बताया है कि पीछे का थोड़ा बहुत हम आपको बता दें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो समझ में आएंगी चीजें, है ना। लेकिन इंपोर्टेंट जो चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो है। ओके, तो संस्थागत दृष्टिकोण में क्या होता है? लोक प्रशासन के लिए प्रारंभिक दृष्टिकोण होता है और लोक प्रशासन में समाज और कानूनी अधिकारों के प्रति सरकार के दायित्वों के बारे में बात करते हैं। सरकार की 3 शाखाओं के बीच औपचारिक संबंधों एवं शक्तियों के पृथक्करण पर जोर देते हैं। 3 शाखाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। राजनीति एवं प्रशासन के द्विविभाजन की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। इस दृष्टिकोण का प्रमुख जो जोर रहता है उत्तरदायित्व की नियामक प्रश्न, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, इस पर ये चर्चा करते हैं। ओके, ऐसे ही आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं और इस दृष्टिकोण में औपचारिक प्रशासनिक संरचनाओं, उनके कार्यों, उनकी गतिविधियों पर लगाई गई सीमाओं के अध्ययन के बारे में बात करते हैं। ये लोक प्रशासन को गैर राजनीतिक मानते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है राजनीतिक रूप में निर्धारित नीतियों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से कार्यान्वित करना। इस दृष्टिकोण को कभी कभी लोग बिना संगठन या दृष्टिकोण के रूप में भी जानते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण, इतना समझ लीजिएगा यहाँ कि ये वैज्ञानिक प्रबंधों से प्रभावित होता है, एक स्ट्रक्चर वे में काम करने के लिए कहता है। ओके, ये इसे राजनीतिक गैर राजनीतिक मानते हैं ये लोक प्रशासन को। लोक प्रशासन किसी प्रकार की राजनीति नहीं है ये मानते हैं।
कि जो भी हम लोग करते हैं वो एक स्ट्रक्चर में करते हैं। ओके, राजनीति से कोई मतलब नहीं है लोक प्रशासन का, क्योंकि वो उच्च अधिकारी होते हैं, वहां थोड़ी ना लोक प्रशासन में अधिकारियों को जनता द्वारा चुना जाता है, राइट। अगला आता है बिहेवियर, अर्थात आपके व्यवहार के बारे में ये बात करता है। मतलब ये कहते हैं जो भी ऑफिस है, देखिए यहाँ समझ लीजिए स्ट्रक्चर वे में, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि जो भी ऑफिस है, जो भी प्रशासन है, वो एक वैज्ञानिक प्रबंधों से प्रभावित होता है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, उन्हीं से चलता है। ओके, एक आता है बिहेवियरल अप्रोच, ये कहता है कि मानव के संबंधों एवं भावनाओं से प्रभावित होते हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक ऑफिस हो, कार्यालय हो, वो सब प्रभावित किससे होते हैं? मानव की भावनाओं से, इमोशन से, ह्यूमन रिलेशन से, इससे प्रभावित होते हैं। यह दृष्टिकोण प्रशासनिक विज्ञान के विकास पर केंद्रित है। इसमें हर्बर्ट साइमन एवं रॉबर्ट डहल इस दृष्टिकोण के अग्रदूत रहे। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू। अब आता है सिस्टमैटिक अप्रोच, जो हम लोगों ने डेविड ईस्टन का पढ़ा था, आउटपुट इनपुट मॉडल पढ़ा था, राइट। तो इसमें आपको याद रखना है प्रशासन को पारस्परिक संबंधित एवं अन्योन्याश्रित, अर्थात एक निर्भर होना, ठीक है, आश्रित होना किसी पर, तो उनके बल एवं भावों पर एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। जैसे डेविड ईस्टन का मॉडल है, सेम वही है, ये वही वाला है। ओके, तो इसमें आउटपुट में परिवर्तित हो जाती हैं चीजें, वस्तुओं एवं लोगों द्वारा मांग की जाती हैं, इनपुट कहलाती हैं। जो हम लोगों ने डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स मॉडल पढ़ा था, ये वही है। ओके, तो इसमें लुडविग वॉन वर्टलफी एंड टेलगॉट पार्सन, डेविड ईस्टन, ग्रेवियल आलमंड, ये सारे लोग प्रशासन के अध्ययन करने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। और ग्रेवियल आलमंड का जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक उपाय। ओके, तो सेम वही है। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। चलिए, अब आता है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण क्या है, तो इसके बारे में भी हमको एक डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसे जान लेते हैं ये क्या है। ओके, यह दृष्टिकोण एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करता है और लोक प्रशासन एवं सार्वजनिक नौकरशाही का अध्ययन भी करता है ये, और समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ लगातार संपर्क में भी काम करता है। फ्रेडरिक रिक्स द्वारा इस दृष्टिकोण को दिया गया है, और वह इस तथ्य पर सॉरी, वह इस तथ्य पर जोर देते हैं कि एक समाज कैसे विकास करता है और कैसे आगे बढ़ता है। ओके, उसके व्यवहार पर व्यवहार को समझने के लिए ध्यान देते हैं, और पर्यावरणीय कारकों की गहराई से पहचान करते हैं कि वहाँ का एनवायरमेंट का क्या असर पड़ता है उस पर, है ना। तो ये चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। अगला है तुलनात्मक लोक प्रशासन दृष्टिकोण। इसमें कंपैरेटिव, ये हमने बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि अन्य देशों की संस्कृतियों का हम अध्ययन करेंगे, और अन्य देश की, एक देश की दूसरे देश से प्रशासन की तुलना करके उसमें से जो अच्छा लगेगा वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो अधिकतर देखा जाता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सॉरी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो फ्रेडरिक रिक्स एवं फेरेल हैडी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने इसमें अपने अप्रोच भी दिए हैं परिस्थिति के उपाय में। ओके, तो विभिन्न संस्कृतियां सेटिंग के तहत विभिन्न राष्ट्रों की लोक प्रशासन संरचनाओं की तुलना पर केंद्रित होता है। ऐसी तुलनाओं का उद्देश्य लोक प्रशासन में सार्वभौमिक तत्वों का पता लगाया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो तुलना की जाती है, तो सार्वभौमिक की, भाई कौन चीजें हैं ऐसी, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो विश्व में सभी लोग अप्लाई करे हैं लोक प्रशासन में। तो देखा जाए तो सभी लोग एक विज्ञान को अप्लाई किए हैं लोक प्रशासन में, वैज्ञानिक सिद्धांत। ओके, पता लगाता है, लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण भी करता है, और वुड्रो विल्सन एवं रॉबर्ट डहल द्वारा इसे तनावग्रस्त लेखन WW2 अर्थात वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे वास्तविक आवेदन मिला, जिसे किसने दिया? फ्रेडरिक रिक्स एवं फेरेल हैडी ने। ओके, क्लियर है यहाँ तक?
अब हम लोग आते हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, सार्वजनिक नीति निर्माण। तो ये सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा 1951 में डी लर्नर एवं हैरोल्ड लॉसवेल ने अपने काम द पॉलिसी साइंस में तैयार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये सार्वजनिक नीति का उद्देश्य होता है सार्वजनिक नीति प्रक्रिया में सुधार करना। और किसके द्वारा? जनता आपको बताइए कि भाई क्या करना है और कैसी और नीतियां होनी चाहिए। ओके, नीति उपागम का मुख्य सरोकार लोक नीति निर्माण की प्रणाली की समझ एवं सुधार से, है ना। एक सार्वजनिक नीति की भूमिका समाज को उसकी बेहतरी के लिए आकार देना, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर? ऐसे ही आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में क्या होता है? राजनीतिक संस्थाओं एवं अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक वातावरण को एक दूसरे पर कैसे प्रभाव, मतलब एक अर्थव्यवस्था एक देश की राजनीति एवं उसके लोक प्रशासन पर कैसा प्रभाव डालती है। जैसे कि मान लीजिएगा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आज अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो उसकी राजनीति भी खराब होगी और वहाँ का लोक प्रशासन भी खराब होगा। हमारे इंडिया में क्या है, हमारी राजनीति वो सॉरी आर्थिक व्यवस्था ठीक है, इकोनॉमी ठीक है तो पॉलिटी भी सही होगी और पवेड भी सही होगा, लोक प्रशासन भी सही होगा, राइट, क्योंकि समय पर सारी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए इसके बारे में यह समझाने में अंतर अनुशासनात्मक बात चीज होती है। और राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के संबंध में जो बात करते हैं एंथनी डाउन्स एवं गॉर्डन ट्यूलॉक जैसे अर्थशास्त्री इसके बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं कि भाई इस दृष्टिकोण को लागू किया जा सकता है और इसलिए इस दृष्टिकोण के समर्थक विकासशील देशों में आर्थिक नीति पैरवी, राजनीतिक व्यापार चक्र, पुनर्वितरण नीतियां, सुधारों और घाटे की पसंद पर चुनाव के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उपयोग करते हैं। ओके, अगला आता है पब्लिक चॉइस अप्रोच, सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण। जन चयन दृष्टिकोण लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए एक सार्वजनिक पसंद दृष्टिकोण 1960 के दशक में इसकी शुरुआत होती है और इसे बेंसेट ऑस्ट्रॉम, जेम्स बुकानन और गॉर्डन ट्यूलॉक, विलियम ए निस्कैनन एवं विलियम सी मिशेल जैसे कई समर्थक हैं वो इसका समर्थन करते हैं। और लोक चयन सिद्धांत समाज के दुर्लभ संसाधनों के आवंटन के लिए निर्णयात्मक प्रक्रिया का अध्ययन भी करने की एक विधि है। और इसमें क्या किया जाता है? सार्वजनिक चयन अप्रोच, मतलब लोगों द्वारा लोगों की मांग, उनके जो मांग की जाती है उनका समर्थन करते हैं और नागरिकों के मूल्यों को एवं नागरिकों के हितों के बारे में बात करते हैं, सार्वजनिक हित के बारे में बात करते हैं। सीधा सा मान लीजिए वेलफेयर। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम हिट डिसीजन। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो इसे आपको एक बार पढ़ना है तभी समझ में आएगा। ओके, इसे पढ़ लीजिएगा और हो सकता है इवनिंग में भी एक क्लास कर लेंगे हम लोग जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो इवनिंग में आप लोग कितने बजे फ्री हैं एक बार समय बता दीजिएगा। 7 से 8 या 8 से 9 कितने बजे फ्री है? तो उस समय भी हम लोग एक क्लास करेंगे। हाँ, आज ही करेंगे एक क्लास और, क्योंकि कल भी नहीं हुई थी हम लोगों की क्लास और उसके पिछले दिन भी नहीं हुई थी, तो इसलिए आज और करेंगे तो जिससे कि हमारा समय से सिलेबस समाप्त हो जाएगा। 8 से 9 सभी लोग फ्री हैं? पूजा आप फ्री हैं? ओके, तो फिर 8 से 9 करेंगे। ओके, चलिए, तो इस संदर्भ में नेस्किन एवं डाउन्स ट्यूलॉक का तर्क रहा है कि प्रशासनिक अहमवाद की धारणा पर आधारित है एवं नौकरशाही उनके विचारों में व्यक्तिवादी स्वार्थी है जो सार्वजनिक कल्याण के लिए अच्छे से अच्छा अधिक नुकसान करेंगे तब तक कि उनकी स्वार्थी गतिविधियों को सावधानी से सीमित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही निष्कर्ष के सुझाव भी पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो भी ना आए समझ में तो आप लोग पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कई शब्द ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। जब तक हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, तब तक कई चीजें आपको कंफ्यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है?
ओके, वेरी गुड। अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इवनिंग 8 to 9 PM मिलेंगे। ओके, जिसमें हम लोग हो सकता है अप्रोच पढ़ेंगे। अप्रोच तो हो गए हमारे सारे। अब उसके बाद हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, जो भी फ्रेडरिक है ना, मैक्स वेबर है, इन सब के मॉडल अवधारणाएं पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बस गुड्डू, ज़्यादा से ज़्यादा ये यूनिट नंबर 9 में 5-6 क्लास और होंगी, 5-6 नहीं होंगी, टोटल शायद 6 क्लास हैं, 2-3 क्लास और होंगी, है ना, देख लेते हैं। टोटल 6 क्लास हैं। आज हम लोग 2 क्लास और ख़त्म करेंगे और उसके बाद 2 कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। 1-2 दिन का समय और लगेगा इसमें, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद फिर नहीं लगेगा। सॉरी उसके लिए गुड्डू, बहुत बहुत मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था, बट क्या हुआ था, मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, कल मैंने इसलिए नहीं ली क्लास क्योंकि मैं आया था लखनऊ और दिखाना था। ठीक है, तो रूटीन चेकअप था, उसे हमने दिखाना, उसमें हम लेट हो गए, तो इस वजह से हमने आपकी क्लास नहीं ले पाई। DYQ साक्षी, हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, यस विपिन, कोशिश है कि मैराथन लेंगे। कल मुझे पता है गुड्डू, कल आप लोगों के साथ धोखा हो गया है ना, मैंने 3 बजे का बोला, लेकिन 3 बजे हम लोग क्लास नहीं कर पाए। गुड्डू, कोशिश करेंगे 2 टाइम क्लास लेने का, नहीं तो हो सकता है 2 टाइम क्लास लेना है तो फिर वही है कि एक तो फिर 10 से 11 जाएगा क्लास, है ना, इवनिंग। मॉर्निंग तो हम 8 से 9 कर देंगे, बस 7 से 8 कुछ ही दिन चलना था, मैंने आपसे पहले ही बोला था, है ना। हाँ कोमल, यूनिट वाइज कराएंगे। ओके, बस सिलेबस जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। हो सकता है आज ही हम लोग, अगर आप लोग जल्दी जल्दी से समझेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है आज ही खत्म कर दें। साक्षी, क्लास का टाइमिंग 8 से 9 कर दिया जाएगा। ओके, नहीं तो फिर सीधा 7 से 9 तक चलेगा, 2 घंटे का। इवनिंग तो विपिन नहीं हो पाएगा 8 से 9। विश्वजीत, ये पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी हो पाएगा। या फिर सीधा मॉर्निंग जाएगा 7 से 9, या फिर इवनिंग में, सो मॉर्निंग 8 से 9 हम कर देंगे, क्योंकि 7 से 8 में आप लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, 8 से 9 कर देंगे हम, और इवनिंग जाएगा 10 से 11। यही टाइम है मेरे पास। हाँ, नहीं तो सुबह सुबह आप लोग पढ़िएगा। नहीं तो कोशिश करेंगे 8 से सीधा 10 करेंगे। ओके, पूजा, शायद पूजा को प्रॉब्लम होगी 7 से 9 में। नहीं तो याद रखिएगा, 8 से सीधा 10 होगा, ये टाइम है आपके पास। ओके, नहीं तो 7 से 9 है आपके पास, नहीं तो 8 से 9,
और इवनिंग आपके पास 10 से 11, ये 2 टाइम है। ठीक, अब आप लोगों को डिसाइड करना है। ये सारे मैंने टाइम आपको दे दिए हैं, सभी लोग जिसमें कंफर्म कर देंगे वो हम कर देंगे। ओके, करिश्मा मैं अपने हिसाब से करूंगा तो फिर कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। देखिए गुड्डू, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूजा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा को सुबह कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सुबह खाना बनाना होता है, कई घर के काम होते हैं वो भी करने होते हैं, तो सुबह 8 से 9 नहीं हो पाएगा। सॉरी, 7 से 8 में किसी को प्रॉब्लम है, अगर बाई चांस 3-4 स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो फिर नहीं करेंगे, और अगर 1-2 स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो हम कर देंगे। ओके, तो 7 से 8 में किस किस को प्रॉब्लम है ये बता दीजिएगा। तो फिर फाइनल टाइम ये है कि 8 से 10 होगा। ओके, नहीं तो 7 से 8 और 10 से 11। ओके, क्योंकि 7 से 8 में जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूज होगा, तो उसमें हम लोग 10 से 11 में उन्हें क्लियर कर लेंगे। ओके, तो 7 से 8 और 10 से 11 डन है, क्योंकि मैंने सोचा है कि 2 क्लास लगातार लेने से क्या होगा कि आपके कंफ्यूजन, जो भी आपके डाउट होंगे वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर आपको हम जैसे 1 घंटे की क्लास लेंगे, उसमें आपका कोई डाउट आता है क्लास के बाद, तो आप अगली क्लास में पूछ तो सकते हैं उसी दिन, है ना। और दिन में भी आप लोग सॉरी, दिन में भी आप लोग अगर क्लास 7 से 8 होती है तो दिन में भी जो भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप कर देंगे और अगली क्लास में हम लोगों ने क्लियर कर लेंगे। ओके, राइट। तो क्लास का टाइमिंग 7 से 8 एवं 10 से 11। ओके, फाइनल। अब इसमें किसी का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। हाँ, 8 से 9 भी कर सकते हैं, 8 से 9 और 10 से 11। क्योंकि रात में जब आप लोग लेट होंगे तो सुबह हमें इस टाइम को घटाना पड़ेगा, इसलिए 8 से 9 ये सही है और 10 से 11 ये सही है। ठीक है, अब इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूजा को भी नहीं होगी, और जो भी सुबह स्टूडेंट खाना बनाते हैं तो उनको भी नहीं होगी, राइट। करिश्मा जैसे, है ना करिश्मा। साक्षी किसी भी स्टूडेंट को सोने दोगी कि नहीं, पता चले कि सुबह आए वही मॉर्निंग मॉर्निंग में सुबह कुछ नहीं निकला, है ना। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो 8 से 9 और 10 से 11 फाइनल है टाइम। हो सकता है आपको कल और 15 तारीख तक थोड़ा टाइमिंग में दिक्कत रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ अभी लखनऊ आया हूँ, तो वहाँ थोड़ी हम कुछ चेकअप है वो कराने के बाद वापस होम टाउन जाएंगे, वहाँ टाइमिंग आपका सेट हो जाएगा। ओके, जय श्री कृष्णा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच। मिलते हैं हम लोग शाम को 8 से 9। ओके, ओके, बाय।